गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन। हम जो डिस्कस करते हैं उसी सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पॉलिटी सेक्शन, दे आर आस्किंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सी, जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका जो जिक्र है पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 4 में इसका मेंशन किया गया है। आर्टिकल अगर हम रेंज करें तो आर्टिकल 124 से लेके अप्रोक्सीमेटली 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और देख ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल 131 में जो है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बात की गई है। 132 से लेके 137 तक जो है अदर जुरिडिक्शन की बात की गई है। लेकिन ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसके प्रति होती है? तो सेंट्रल स्टेट का जो भी मैटर होता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, वो आर्टिकल 131 के तहत सुना जाता है। आर्टिकल 142 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मतलब किसी भी हद तक जाकर जस्टिस कर सकता है, चाहे उसके अंतर्गत कोई मैटर आए या ना आए। उसी के तरीके से आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो है सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस। ठीक है, तो ये आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन किया गया है। आर्टिकल 130 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 130 के तहत जो है दिल्ली जो है सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में बताया गया है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको एकमात्र ऐसा पर्सन माना गया कि वो कहीं और पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट की अदर ब्रांचेस भी खोल सकते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट पार्ट आप याद रखना। और आर्टिकल 32 जो है उसकी रिट जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 32 जो है रिट जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसोरी, एंड वन मोर इज देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्यो वारंटी है ना, क्यो वारंटी। हैबियस कॉर्पस जो है यही एकमात्र ऐसी रिट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल और जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिसंबर, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, इट हैज द जुरिडिक्शन टू इशू रिट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज करेक्ट। और सो हाई कोर्ट की बात करोगे तो ये आर्टिकल 226 के अंदर मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 266 की बात करोगे तो वहाँ पे कंटीजेंसी फंड के बारे में बताया गया। कंटीजेंसी फंड हो गया, पब्लिक फंड हो गया, और कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो याद रखिएगा। ओके, इट हैज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैटर होता है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में चले जाते हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट की। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। नंबर 3 पे देखते हैं। इट हैज़ द पावर टू मेक सच एन ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस। तो यस, ये सही है। ये कहाँ पे दिया गया? आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। लेट्स सी द थिंग। The Supreme Court of India is regarded as the world most powerful top court on account of its wide power of judicial review. तो judicial review का जो concept वो आर्टिकल 32 से ही निकल कर आते हैं। It has the jurisdiction to issue writ under आर्टिकल 32 of the Indian Constitution. It has the original jurisdiction under आर्टिकल 131, और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे सकता है आर्टिकल 142 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है वीवीपैट से रिलेटेड। इसका मतलब होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, और ये जो है 2013 के इलेक्शन में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था। कहाँ पे? नागालैंड के अंदर। ओके, और जब हमने ईवीएम अपनी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी तो जो आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 में उसमें चेंज किया था। ठीक है, इतना याद रखोगे। लेट्स सी अबाउट द स्टेटमेंट देयर। वीवीपैट इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोटर बाय देम प्रिंट आउट ऑफ कैंडिडेट। मतलब ये है कि उन्होंने किसको वोट दिया, ये इसके बारे में हम जान सकते हैं थ्रू वीवीपैट। यस, दैट इज करेक्ट। वीवीपैट हेल्प इन डिटेक्टिंग पॉसिबल इलेक्शन फ्रॉड। यस, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो जो पॉसिबल थ्रेट होता है उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। इन इंडिया वीवीपैट इज येट टू बी ट्राइड इन इलेक्शन। नहीं, अभी वीवीपैट यूज़ होता है, तो 3rd इज नॉट करेक्ट, राइट। यू कैन सी अबाउट द हेयर डिटेल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड द सीपीसीबी। ये मैंने कहीं बार आपको बताया, एनजीटी और सीपीसीबी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, उसके थ्रू मैंने हमेशा इसको डिस्कस किया। सीपीसीबी की बात करते हैं तो इसका जो गठन है वो इसका जो वाटर एक्ट है वो 1974 के तहत हुआ है। कब गठन हुआ है? तो 1974 में। और जो फंक्शन करता है वो एयर एक्ट ऑफ 1981 के हिसाब से करता है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। जब हम एनजीटी की बात करते हैं तो उसका अपना एक्ट है 2010 में ये लेकर आया गया था। ये जो है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेकर आया गया है। और नंबर 3 इसके पॉइंट की तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है। तो ये आपको याद रखना है। लेट्स सी अबाउट द सीपीसीबी, राइट।
देखो जब हम CPCB की बात करते हैं, CPCB it was a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. That is correct. Yes, that is correct. Under the Environment Protection Act of 1986 नहीं, क्या ये Environment Protection Act of 1986 के तहत बना, तो ये गलत हो जाएगा, तो that is wrong. CPCB also entrusted with the power the function of the Air Act of 1981. That is also correct. अगर हम CPCB की बात करेंगे तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये 1974 में सामने आई थी, वोटर एक्ट के थ्रू 1974 में इसको बनाया गया था। इसका फंक्शन जो है एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 में मेंशन किया गया है। इट सर्व द फॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंटल एक्ट ऑफ 1986। इंपॉर्टेंट जो फंक्शन ये है कि ये वेल्स एंड स्ट्रीम को क्लीन रखने में और एयर क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपने सुना होगा अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप, बहुत बार ये न्यूज़ में हुआ करता था, ये किसके द्वारा मतलब लॉन्च किया गया। एक क्वेश्चन तो ये है, उससे पहले जो है इसका जो प्रीडेसेसर है वो हबल टेलीस्कोप हुआ करता था, है ना, और सेकंड और फिर हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंट्रोड्यूस किया। और हम यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं कि जो स्पेस है वो किस तरीके से एक्सपैंड वगैरह हो रहा है, क्या क्या स्पेस के अंदर है, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं थ्रू द जेम्स वेब टेलीस्कोप। और ये किसका इनिशिएटिव, नासा का है, बिल्कुल है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यस बिल्कुल है। कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन वो सामने है, इन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंट्रोड्यूस किया इन द स्पेस। James Webb Telescope is an international collaboration between the NASA, European Space Agency and Canadian Space Agency. The telescope uses the infrared light, तो याद रखिए infrared light को यूज़ करते हैं, which cannot be perceived by the human eye to study every phase in cosmic history. Okay, तो ये हम infrared telescope का ये infrared rays का ये यूज़ करता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलें, यस। मेदाराम जात्रा जो महोत्सव है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिए तेलंगाना का है, और ये लार्जेस्ट कोई भी ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है, ये जो बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल में काउंट होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है कुंभ मेले के बाद, ये भी आप याद रख सकते हैं। कब मनाया जाता है, तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट इन द फरवरी के मंथ में, जो माघ का महीना होता है ना, वहाँ उस दिन मनाया जाता है, फरवरी के महीने में आप याद रखें, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नीलगिरी ताहार के बारे में। नीलगिरी ताहार की बात करोगे तो ये जो है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, फर्स्ट थिंग, ये जो है इंडेंजर की कैटेगरी में आता है। जब हम साइट्स की बात करते हैं, शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। ओके, लेट्स सी अबाउट द डिटेल देयर। इट इज़ इंडेंजर्ड स्पीसीज, दैट इज करेक्ट। इट इज निबेड मैडो विद द स्टिफ क्लीफ एलिवेशन, अगर हम देखें 300 मीटर से लेकर 260 मीटर तक एलिवेशन तक ये रह सकता है, यस। क्या ये स्टेट एनिमल डेसिग्नेट किया गया केरला का, नहीं, क्योंकि तमिलनाडु का, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर देयर आर मल्टीपल रेफरेंस टू द नीलगिरी ताहार इन तमिल संगम में भी बेसिकली इसका मेंशन किया गया। मेसोलिथिक टाइम में भी इसका जो है, जो वहाँ पे कम्युनिटी रहा करती थी, उन्होंने मतलब मेंशन किया गया है किसका, नीलगिरी ताहार का। पेंटिंग वगैरह इनकी पाई गई है, ये एक इंडेंजर स्पीसीज है, बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम स्टील प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कैसे बनता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयरन होता है। जब हम स्टील बनाते हैं तो आयरन से ही बनता है, बिल्कुल बनता है। कितना परसेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 60% आयरन होता है। उसी के बाद हम कुछ अमाउंट हम क्रोमियम का इसमें डालते हैं, और कुछ अमाउंट हम निकल का डालते हैं, और कुछ जो है कोकिंग कोल का डालते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 2% तक कोकिंग कोल होता है। ये बेसिकली उसको मजबूती देने के लिए ना होते हुए ब्रिटलनेस प्रोवाइड करता है, कौन, कोल। निकल की बात करोगे तो ये एंटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डालता है, और क्रोमियम जो है इसको लस्टर प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये स्टेनलेस स्टील का पूरा फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायर होता है, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वो कोकिंग कोल है, ठीक है। एक स्टील होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील में निकल और क्रोमियम को डाला जाता है, लेकिन जो सिंपल स्टील होता है वो आयरन और कोकिंग कोल से ही मिलकर बनता है। साल्टपेटर पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, इट इज इंस्टेड यूज्ड इन द फर्टिलाइजर। अच्छा, ये कितना कहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है ये बताया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोविजन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल जो है ट्राइबल एरिया से रिलेट करता है। 5th शेड्यूल के अंदर मेन पावर जो है प्रेसिडेंट की होती है, नोटिफाई करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन की वहाँ पे किस तरीके से गवर्न किए जाने हैं वो गवर्नर तय करता है। और यहाँ पे काउंसिल बनाई जाती है, बेसिकली ट्राइबल काउंसिल, और ये 10 स्टेट के अंदर लागू किया गया। 5th शेड्यूल में इसका मेंशन किया गया। 6th शेड्यूल की बात करोगे तो ये 4 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पे इसको लागू किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की जाती है, और यहाँ पे मेन पावर गवर्नर को दी जाती है, और यहाँ पे जो पार्लियामेंट के लॉ है उसको मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट किया जाता है। और जो माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एज पर द 5th शेड्यूल, दैट इज द पावर ऑफ द ग्राम सभा दैट आर गिवन टू द एज पर द 5th शेड्यूल टू द ट्राइबल पीपल। ओके,
तो यहाँ पे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट द शेड्यूल ट्राइब ऑप्शन, ठीक है। तो इतना आप याद रखोगे और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1996 to 1997 to provide the loan assisted to the poor farmer. That is incorrect because we are not given loan. See, जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, यस 1996 से लेकर 1997 तक लॉन्च किया गया, लेकिन इसका मेन एम ये था कि जो स्टेट है ये उनको फंड करेगा ताकि जो इरिगेशन प्रोग्राम वहाँ पे चल रहे हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल बना रहे हैं, उसको हम प्रोवाइड पैसे या लोन प्रोवाइड कर सकते ताकि वो अपना काम टाइमली कंप्लीट कर सके। तो दैट इज करेक्ट है। सो इनकरेक्ट है क्योंकि हम लोन पुअर फार्मर को यहाँ पे नहीं दिए रहे थे, क्योंकि जो लोन है वो किसको दिया जा रहा था, तो वो स्टेट को दिया जा रहा था। द CAD कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 में इसको लॉन्च किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, दैट इज़ करेक्ट बिकॉज इट इज़ द वाटर, मतलब ये जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम में काउंट होता है। एंड कम्युनिटी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका मेन एम ये था कि हम वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट कर सकें with the main objective of improving the utilization of the irrigation potential and optimizing the agriculture productivity and production from the irrigated area। तो ये इसका बेनिफिट है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन की बात की जा रही, क्या ये नहीं, देखो इसके बारे में बात करते हैं तो 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे, मॉरिशस के अंदर है ना। और जब इसकी 11वीं मीटिंग बेंगलुरु के अंदर हुई थी तो इसका मेन एम ये रखा गया था कि हम जेंडर एम्पावरमेंट करेंगे, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाएंगे, एकेडमिक एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, फिशरी, ट्रेड, मैरीटाइम में हम कोऑपरेट करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसके रिलेटेड। इट इज़ एस्टेब्लिश वेरी रिसेंटली रिस्पॉन्ड टू द इंसिडेंट ऑफ प्राइवेसी, नहीं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, नहीं, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी नहीं बल्कि ये सारे के सारे जो एरिया है वो इसको इंक्लूड करके हुए चलता है। एक बार इसके बारे में थोड़ा जानते हैं।